हमने अभी तक ब्लड के चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने ब्लड को शुरुआत में दो हिस्सों में डिवाइड करा, प्लाज्मा जो कि 60% होता है और ब्लड सेल जो कि 40% होता है ना। मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से हम बहुत सारी चीजों का डायग्नोस करते हैं या बहुत सारी चीजों में हमें वो मदद करती है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बताया था आपको, है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में बताया था, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बारे में बताया था, न्यूट्रिशंस के बारे में बताया था, स्पेशल सब्सटेंस के बारे में बताया था कि ये सारी चीजें हमारे प्लाज्मा के अंदर होती हैं। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी क्यों फेमस हुई थी, या प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में क्या करते हैं? केवल ब्लड का प्लाज्मा लेते हैं, क्योंकि उस प्लाज्मा के अंदर क्या है? एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडीज का मतलब किसी बीमारी से लड़ने की हमारी क्षमता जो हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज हैं कोरोना के प्रति, टाइफाइड के प्रति, मलेरिया के प्रति, या जो भी वायरस है उसी की एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर तैयार हैं कि अगर इन फ्यूचर में कभी भी उस वायरस का दोबारा से अटैक हुआ तो हमारी बॉडी उसका सामना कर सकती है। जैसे अभी कल की न्यूज में अगर मैं देख रहा था कि एक नया वेरिएंट कोरोना का आ रहा है ना, नया वेरिएंट आ रहा है, कुछ केसेस आ रहे हैं, लगभग 2500 केसेस पूरे देश भर में है। तो उसमें भी ये कहा कि क्या पुरानी जो वैक्सीन है हमारी, जो हमने लगवा ली है, एक या दो वैक्सीन जो थी, तो वो काम करेगी? तो इसका मतलब कि वो करेगी। उन्होंने कहा कि करेगी मतलब वो एंटीबॉडीज हमारे अंदर बन चुकी हैं जो उस प्रकार के वायरस से सामना कर सकती है। यानी कि हमारे प्लाज्मा के अंदर वो एंटीबॉडीज हैं जो नए वेरिएंट का भी सामना कर सकते हैं, है ना, जिन्होंने कोविड की दोनों अपनी वैक्सीन ली है, ऐसा मेडिकल साइंस ने कहा है। तो अभी ये एंटीबॉडीज कहाँ होती है? प्लाज्मा के अंदर होती है। तो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ये सब प्लाज्मा के अंदर होते हैं। ये हमने उसमें पढ़ा था डिटेल से। अब हम 40% की बात करते हैं ब्लड की, यानी कि 60% हमने कंप्लीट कर लिया। 60% में जो आपको डिटेल से मैंने समझाया था कि 60% में जो भी चीजें थी उसमें हमारा जो चीजें 40% में हमारी ब्लड सेल्स है। इन ब्लड सेल्स को हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, है ना, 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 हिस्से में है। आरबीसी यानी कि आपकी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट मतलब आपके थ्रोम्बोसाइट, यानी कि आपके जिनको हम बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर खून को जमाने के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, खून के थक्के बनाने के लिए। अगर ये ना हो तो हमारे शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। इसमें अगर हम देखें सबसे पहले जो ब्लड सेल है, अब ब्लड सेल में आरबीसी जो है इसको लेते हैं सबसे पहले। आरबीसी ब्लड रेड ब्लड सेल्स, इनको मेडिकली हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। जब हम किसी अपने सीबीसी कराएंगे तो हो सकता है उसमें आरबीसी भी लिखा हो सकता है उसमें एरिथ्रोसाइट्स भी लिखा हो। तो एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी एक ही है, ठीक। अब आरबीसी के बारे में कहा जाता है ये सेल में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाली सेल है, यानी कि ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो आरबीसी पाई जाती है ना। और लगभग इनकी संख्या कितनी होगी? 1 मिलीमीटर क्यूब का एक बॉक्स बनाऊं मैं। बॉक्स की कल्पना करिए, कितना है, उसकी लंबाई कितनी है? 1 मिलीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 1 मिलीमीटर, ऊंचाई कितनी है? 1 मिलीमीटर। क्यूब का मतलब होता है एक बॉक्स ऐसा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो, उसको हम बोलते हैं बॉक्स, है ना। ये क्यूब हो गया, आइस क्यूब देखा होगा ना आपने। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है? इसकी है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कितना हो गया? कितना होता है? 1 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना। इसका 100वां हिस्सा, अगर मैं इस लाइन को 100 हिस्से में डिवाइड कर दूं तो हमारा 1 मिलीमीटर होगा इतना। इतना बॉक्स, इतना बड़ा बॉक्स अगर मैं बनाऊं, कितना ये डॉट जितनी है, उसके अंदर कितनी आरबीसी होंगी? 40 से 50 लाख आरबीसी इस बॉक्स के अंदर होंगी। तो कल्पना करिए उन आरबीसी की साइज क्या होगी। जिस इस बॉक्स के अंदर 40-50 लाख आरबीसी हैं तो उस आरबीसी की साइज कितनी होगी। और उसके अंदर डब्ल्यूबीसी भी है,
प्लेटलेट्स भी हैं, सब सेल्स उसके अंदर हैं। तो एक 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर लगभग 40 से 50 लाख आरबीसी पाई जाती हैं और यह सर्कुलर डिस्क की होती है। सर्कुलर डिस्क कैसा होता है, जैसे कभी आपने उड़न तस्तरी खेला होगा, उड़न तस्तरी देखी होगी, इधर से फेंकते हैं उधर चली जाती है, तो उसकी शेप कैसे होती है, ऐसे करके ऐसे होती है ना, उसमें बीच में घुंडी सी लगी होती है ना। तो ऐसे ही शेप का ये डबल शेप में होती है, यानी कि ये डबल राउंडिंग होती है, डबल लेयर है। तो ये हमारी आरबीसी की शेप है। आरबीसी सर्कुलर डिस्क की होती है, इसकी आउटर लेयर थिक और इनर लेयर थिन होती है, यानी कि आउटर वाली जो होगी वो मोटी होगी थोड़ी सी और अंदर वाली क्या होगी, थोड़ी सी पतली होगी। जब ब्लड रिपोर्ट में आता है तो इनकी काउंटिंग लिखी होती है। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें काउंटिंग लिखी होती है। 1 मिलीमीटर क्यूब में कितनी होनी चाहिए, 40 से 50 लाख होनी चाहिए, कि हो सकता है 60 लाख हो गई हो आपकी, बढ़ गई हो, या हो सकता है कम हो गई हो। उसके तौर पर हम अंदाजा लगाते हैं कि आपकी आरबीसी कम है या ज्यादा है। अगर ब्लड में आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो न्यूरोथेरेपी में हम हाफ कुंडली 20 सेकंड का इस्तेमाल करते हैं इनको दोबारा से जनरेट करने के लिए, है ना। हाफ कुंडली 20 सेकंड का इस्तेमाल करते हैं उनको दोबारा से प्रोड्यूस करने के लिए। हालांकि इसमें भी एक पूरा प्रोसेस है, आरबीसी केवल हम एक पॉइंट से नहीं बना सकते, इसके लिए भी पूरा प्रोसेस है। आरबीसी के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। प्रोटीन पिगमेंट क्या है, आरबीसी, इसको हमने क्या बोला, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स का मतलब है कि ये लाल कलर की दिखाई देती हैं, है ना, तभी हम इनको रेड ब्लड सेल्स बोल रहे हैं। तो ये जो लाल कलर है इनका, रेड कलर है, ये किस वजह से होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन पिगमेंट पाया जाता है। प्रोटीन पिगमेंट का क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। आप इसको एच भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं। इस हीमोग्लोबिन की वजह से हमारी आरबीसी का जो कलर है वो रेड होगा, है ना। आरबीसी का कलर क्या होगा, रेड होगा। अब हीमोग्लोबिन जो है, अगर मैं इसे हिंदी मतलब इंग्लिश में लिखूं इसे हीमोग्लोबिन, तो ये दो शब्द से मिला है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम प्लस ग्लोबिन, हीम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। तो अल्टीमेटली किससे बना है, प्रोटीन से बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन पिगमेंट है। प्रोटीन पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो प्रोटीन पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर क्या है, रेड है। अगर इसमें से हीमोग्लोबिन निकाल दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक सेल मैंने लूं आरबीसी का, ये आरबीसी की सेल है, और इसमें से हीमोग्लोबिन को निकाल दूं, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा, है ना। तो हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड होता है। जिसमें हीम प्लस आयरन, यानी कि हीम को हम आयरन कहते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम मतलब आयरन हो गया, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन हो गया। इसी वजह से आरबीसी का कलर लाल होता है। इनकी लाइफ जो है 120 दिन की होती है। जैसे आज जो नई आरबीसी बनी, आज हर सेकंड में बनती हैं, हर सेकंड में नए आरबीसी बन रहे हैं आपके शरीर के अंदर। तो जो आज की डेट में आरबीसी बनेंगी वो कब खत्म हो जाएंगी, आज से 120 दिन बाद खत्म हो जाएंगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आपको कोई बीमारी है तो हो सकता है उससे पहले भी खत्म हो जाए। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति की उम्र, एक ह्यूमन बॉडी की उम्र कितनी मानी जाती है, हमारे हिंदुस्तान में तो 100 साल तो मानते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर व्यक्ति 100 साल ही जी रहा है, कोई 40 में चला जाता है, कोई 50 में चला जाता है, किसी को 20 साल में हार्ट अटैक आया तो वो 20 साल में चला गया, है ना। तो वो क्या है, वो बीमार है, इसलिए वो जल्दी चला गया। अगर कह रहे हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो फिर हम कितना जी सकते हैं, कम से कम 7 आयु बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, आशीर्वाद के रूप में 7 आयु भवा, यानी कि 100 साल के तो आप होंगे, यानी कि 100 साल जियो, यानी कि एक एवरेज क्या है, 100 साल है। जहां पर हमारी, लेकिन हर कोई 100 साल थोड़ी है, 2-4 लोग हमारे 100 साल पार होते हैं आजकल, है ना। तो 120 दिन के बाद हमारी आरबीसी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती हैं अगर वो स्वस्थ हैं, शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है। इसमें जो हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जब ये आरबीसी टूटती हैं, जब मरती हैं,
जब मरती हैं तो ये कहां जाती हैं, स्प्लीन के पास जाती हैं। मैंने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा रहा था तो उसमें बोला था गार्बेज सिस्टम है स्प्लीन, हमारा गार्बेज सिस्टम है, या लिवर के पास जाती हैं। तो स्प्लीन क्या करता है, ओल्ड आरबीसी जो मर गई हैं, डेड हो गई हैं, उसमें से उपयोगी चीजों को रख लेता है, बाकी को कचड़े में डाल देता है। जैसे हम भी जब पुराने कपड़े हो जाते हैं, हम भी क्या करते हैं अपने शरीर के अंदर, या हम अपने घरों में क्या करते हैं कि जब पुराने कपड़े हो जाते हैं, कोई छोटा हो गया, कोई फट गया, तो उसमें से जो है बटन निकाल लेते हैं, उसमें से चैन निकाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि जब दूसरा में कहीं खराब हुई होगी तो वहां ये बटन वहां इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमने क्या करा, ओल्ड कपड़ों में से जो यूजफुल चीजें हैं उनको संभाल के रख लेते हैं और जो वेस्ट है उसे कचड़े में डाल देते हैं। ऐसे ही सेम हमारे शरीर के अंदर होता है, जो ओल्ड आरबीसी हैं उनमें से हीमोग्लोबिन को निकाल लिया जाता है, हीमोग्लोबिन को तोड़ देते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन में उसे तोड़ देते हैं। हीम का आयरन है, आयरन को हम नए आरबीसी बनाने में यूज कर लेते हैं, ग्लोबिन को हम सेल के प्रोडक्शन में या सेल के बनाने में यूज कर लेते हैं। यानी कि हम उन चीजों को जो उपयोगी हैं, जो यूजफुल है, उनका दोबारा से यूज कर लेते हैं, है ना। और जो कचरा है उसे ब्लड में डालकर किडनी के थ्रू या मोशन के थ्रू से बाहर निकाल देते हैं। इसमें हीम आयरन तो नई सेल बनाने में यूज हो जाता है, जबकि ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन नए टिश्यूज के निर्माण में, नए सेल के निर्माण में यूज हो जाता है। आरबीसी का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। हमारी आरबीसी क्या करती है, हमारे लिए क्यों जरूरी है? आरबीसी केवल इतने लिए जरूरी है कि जो हम श्वास ले रहे हैं, ये श्वास हम नहीं ले रहे, हमारी आरबीसी ले रही है। आरबीसी श्वास ले रही है, इसका मतलब है कि जब हमारा ब्लड नाक के पास जाता है, यानी कि हमारे उसके पास ईसोफेगस उसके पास जाता है, एल्वुलाई के पास जाता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। तो हमारे हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। जितनी अच्छी आरबीसी होंगी, जितनी अधिक संख्या में होंगी, उतना ही ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर घूमेगा। तो ऑक्सीजन को पकड़ने का काम कौन कर रहा है, आरबीसी कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जितना हीमोग्लोबिन होगा, जितना आरबीसी होगा, तो चेहरा भी अच्छा सा चमकदार होगा। जिसका हीमोग्लोबिन डाउन होता है तो हम देख के बोल देते हैं चेहरा मुरझाया हुआ सा है, तो खून की कमी है इसके अंदर। क्यों? खून क्या है, आरबीसी है। और जिसका अच्छा खासा लाल कलर सा दिखता है तो समझ जाते हैं कि भाई ये खा पीने वाला है, अच्छा आदमी है, इसको अच्छा हीमोग्लोबिन है इसके शरीर के अंदर, तो उसका ऑक्सीजन लेवल भी उतना अच्छा होगा, है ना। अगर किसी के आरबीसी डाउन है तो उसका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन जाएगा। जिसकी आरबीसी डाउन होगी उसका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन जाएगा, और जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन जाएगा वो मुरझाया हुआ सा दिखाई देगा, और मुरझाया हुआ सा दिखाई देगा यानी कि वो बीमार है। तो हम केवल आरबीसी की संख्या से, हीमोग्लोबिन की संख्या से ये पता लगा लेते हैं कि आदमी बीमार है या नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत डाउन रहता है, वीकनेस रहती है, सांस फूल जाती है, चक्कर आते हैं, यानी कि वो बीमार है। तो हमने किससे पता लगाया, हीमोग्लोबिन से, आरबीसी से पता लगा लिया, है ना। तो ऑक्सीजन, इसका आरबीसी का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाना और हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये ऑक्सीजन, इसका आरबीसी का काम है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहन करने से ज्यादा, अब इसका भी एक और देखिए, जो हमारा ये आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। इस हीमोग्लोबिन की भी दोस्ती अगर हम समझें, इसकी दोस्ती 3 गैसों के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। ये 3 गैसेज हैं। हमारे हीमोग्लोबिन की दोस्ती ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। हम अगर ये देखें कि ये इसकी सबसे अच्छी दोस्ती क्या है, देखो ये भी वातावरण में है, ये हमारी बॉडी के अंदर है और ये भी वातावरण के अंदर है। हीमोग्लोबिन की दोस्ती ऑक्सीजन के साथ है, इसलिए ऑक्सीजन को बाहर से पकड़ता है और हर सेल तक पहुंचा देता है। हीमोग्लोबिन की दोस्ती कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, इसलिए हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और बाहर छोड़ देता है। लेकिन अगर इसे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो इन दोनों की दोस्ती को तोड़ देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेता है। यानी कि जहां इसे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई तो वहां ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा।
है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जहरीली गैस है और ये शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसके बावजूद अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को खींचता है और हर सेल को दे देता है। सेल मरना शुरू कर देती हैं। सेल के लिए क्या है, ये जहर है। जैसे ही सेल के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है वहां का डीएनए चेंज हो सकता है, वहां का आरएनए चेंज हो सकता है, वहां सेल आत्महत्या करने लग जाती हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा, अभी तो दिल्ली में अंगीठी जलाना मना है, वो इसी वजह से क्योंकि अंगीठी जलाने पर सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। सबसे ज्यादा कोयला जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है ना। तो कई बार न्यूज में आता था कि 4 लोग अंगीठी जलाकर सोते हैं बंद कमरे में और चारों के चारों मृत पाए जाते हैं। मृत मतलब मरे हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकली और हमारे शरीर ने उसे एक्सेप्ट करा और हर सेल तक कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंची और सेल धीरे 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 डेड होता चली जाती हैं। और ये होता है जब आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आपकी दम घुट रही है तो आप एकदम से उठेंगे बाहर भाग सकते हैं, लेकिन ये कार्बन मोनो क्योंकि ये शरीर लेके जा रहा है, हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है, क्योंकि इसकी दोस्ती कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अच्छी है, तो ये हमारे लिए खतरनाक है। तो हीमोग्लोबिन की दोस्ती सबसे ज्यादा किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से, फिर किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर है ऑक्सीजन से। अगर इसके सामने ये दोनों में से चॉइस हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है ना। क्योंकि वातावरण में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन को पकड़ रहा है। अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही पकड़ेगा, ऑक्सीजन को नहीं पकड़ेगा। तो इसकी दोस्ती पहले ऑक्सीजन के साथ, जो ज्यादा मात्रा में बाहर है इसलिए उसने ऑक्सीजन को पकड़ा। बाहर वहां जाके देखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि शरीर के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और बाहर आकर उसे छोड़ देता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, अंदर ले गया, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उसे बाहर लेके आ गया, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, उसे अंदर ले गया, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसे बाहर ले गया। तो इस तरीके से हमारा हीमोग्लोबिन इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी फॉरवर्ड यानी कि लाता है और ले जाता है। और इस बीच में से कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई तो वो दोनों को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगा, है ना। इसीलिए रात में हमें कहते हैं कि बंद कमरे में कभी भी आग जलाकर नहीं सोना चाहिए, ना अंगीठी जलाकर, ना कपड़े जलाकर, ना लकड़ी जलाकर, ना कुछ जलाकर हमें नहीं सोना चाहिए। हाँ, थोड़ी देर कमरा गर्म हो जाए तो उन कोयलों को बाहर निकाल कर रख देना चाहिए। आरबीसी बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ द बोन। बोन मैरो क्या है? हमारे शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं और खास तौर से जो बड़ी हड्डियां हैं, लंबी हड्डियां हैं, वे सब आरबीसी को बनाने का काम करती हैं। मेरी बात को समझना। हम जो विटामिन फॉर्मेशन देते हैं, हम विटामिन फॉर्मेशन देते हैं कि भाई हमारा ब्लड ज्यादा बने। ऐसा नहीं है कि केवल ब्लड फॉर्मेशन हमारी जांग से ही बनेगा, यानी कि हमारी फेमur बोन से ही बनेगा। आरबीसी बनाने का काम हमारी छोटी छोटी उंगलियों की हड्डियां भी करती हैं। ये छोटी छोटी जो हड्डियां हैं इनमें भी आरबीसी बनता है, इनमें भी आरबीसी बनेगा, इनमें भी आरबीसी बनता है, क्योंकि ये सब हड्डियां हैं और इनकी अपनी बोन मैरो है। बोन मैरो क्या है? जब भी हम किसी हड्डी को बीच में से तोड़ते हैं तो अंदर का पार्ट जो रेड कलर का नजर आता है, जो लोग नॉनवेज खाते होंगे अच्छी तरीके से उन्हें पता होगा कि जो अगर हड्डी को बीच में से हम तोड़ें तो उसके अंदर रेड कलर का पार्ट निकल कर आता है, वो एरिया क्या है? बोन मैरो है, यानी कि वहां पर आरबीसी बनती है। और ये हर हड्डी के अंदर है। अब यहां पे क्या, ये छोटी हड्डी तो हो सकता है 200 बना रही हो, ये थोड़ी बड़ी हड्डी है तो ये यहां हो सकता है 1000 की संख्या में बना रही हो फॉर एग्जांपल, लेकिन ये सबसे बड़ी हड्डी है तो ये सबसे ज्यादा आरबीसी बनाएगी। तो हमारा फोकस कहां है? जो सबसे ज्यादा आरबीसी बनाती है। हम यहां पर भी विटामिन फॉर्मेशन दे सकते हैं, गलत नहीं है। हम यहां पर भी अगर रगड़े हैं इसको तो हम कह सकते हैं कि हम आरबीसी बनाने के लिए इसको रगड़ रहे हैं, ये कर सकते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिनको आरए पॉजिटिव है, जिनके सभी जोड़ों में दर्द है, उनको हमें ट्रीटमेंट से पहले ऑल जॉइंट घिसाई देना है। ट्रीटमेंट तो सेकेंडरी है, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है उसका? कि ऑल जॉइंट घिसाई मुखादोती के साथ देना है, क्योंकि हमने हर जॉइंट को घिसाई करनी है ना। और कहते हैं गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है।
मुखादोती का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, मुंह से निकालना है। तो ये जो हम ऑल जॉइंट घिसाई कर रहे हैं, यानी कि हम हर बोन को आरबीसी बनाने के लिए उकसा रहे हैं। और रोमेटॉइड अर्थराइटिस आरए पॉजिटिव वाले पेशेंट का हीमोग्लोबिन डाउन होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आरबीसी बनाने के लिए उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसको हम ऑल जॉइंट घिसाई विद मुखादोती हम बोलते हैं। गुरुजी कहते हैं 1-2 दिन तक तो केवल हमें जॉइंट पेन वाले पेशेंट को ऑल जॉइंट घिसाई और मुखादोती ही कराने की आवश्यकता है, हमें कोई ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है ना। अब आरबीसी को बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो प्रोटीन चाहिए। मैंने अभी आपको बताया आरबीसी का मतलब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी है, तो उसके ग्लोबिन है तो प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन सी चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कॉपर चाहिए। ये सारी चीजें जब हमारे शरीर के अंदर होंगी तो आरबीसी प्रॉपर तरीके से सही मात्रा में सही साइज की बनती है। इनमें से किसी भी चीज में कमी हो जाए तो आरबीसी का साइज या संख्या कम या ज्यादा हो सकती है ना। हम पढ़ेंगे कि आरबीसी की वजह से बहुत कमी से, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी से हमें क्या होता है, एनीमिया होता है ना। खून की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया भी हमारा अलग अलग प्रकार के हैं। मैंने आपको बताया आरबीसी के बनने के लिए क्या क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, आयरन चाहिए, है ना। आपको और बताया कॉपर चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, है ना। ये सब क्या चीजें हैं, आरबीसी को बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर इनमें से किसी एक भी कमी हो गई तो आरबीसी इनमैच्योर हो जाएंगी, यानी कि प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगी, और वह कंडीशन होगी हमारे एनीमिया का कंडीशन। और एनीमिया अलग अलग प्रकार का 12 प्रकार के एनीमिया होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए। आरबीसी मैच्योरेशन प्रोसेस, आरबीसी कैसे तैयार होती है, मेरी बात को ध्यान से समझना। आरबीसी को बनने के लिए 7 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं कि मैंने आज विटामिन फॉर्मेशन दिया तो अभी आरबीसी का लेवल बढ़ गया। किसी पेशेंट को कहा कि आप हीमोग्लोबिन आज चेक करा लो और आज ही मैं ट्रीटमेंट दूंगा, कल हीमोग्लोबिन आपका बढ़ जाएगा, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आरबीसी को बनने के लिए 7 दिन का समय चाहिए। अगर मैं आज किसी को ट्रीटमेंट दे रहा हूं तो 7 दिन लगातार जब मैं दूंगा तब जाकर आरबीसी बनेगी। तो आरबीसी को बनने के लिए 7 दिन का समय चाहिए होता है। इसमें पहला स्टेज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारी आरबीसी की सेल है, आरबीसी की जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, पहले न्यूक्लियस होता है। हमने सेल चैप्टर पढ़कर आए हैं, तो सेल चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि सेल की आत्मा क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। सेल की आत्मा क्या है, न्यूक्लियस है। जब तक न्यूक्लियस उसके अंदर है वो सेल जिंदा रहेगी, अपने समय पर ही मरेगी, ऐसे नहीं मरेगी। मतलब जैसे मेरे शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा जब निकल गई तो आदमी मर जाएगा ना। अब वो मेरी 10 साल में निकल जाए, 5 साल में निकल जाए, 2 साल में निकल जाए, अभी निकल जाए, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा अंदर तो अमर हो गया, मैं मरूंगा नहीं, वो कभी भी निकल सकती है जब उसकी मर्जी होगी, है ना। तो ऐसे ही आरबीसी के अंदर भी हर सेल की आत्मा होती है, हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है ना। तो सेल यानी कि आरबीसी के अंदर आत्मा है जो न्यूक्लियस है। जब ये इसके अंदर आत्मा है तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा। इसके अंदर न्यूक्लियस जब तक रहेगा उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा। ये बच्चा है, ये कहां है, हड्डी के अंदर ही है, आपको दिखाई नहीं देगी। हड्डी के अंदर जब आरबीसी बनती है तो वो हीमोग्लोबिन नहीं होता उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो व्हाइट कलर की होती है आरबीसी, है ना। अब क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियस बाहर आएगा हीमोग्लोबिन अंदर चला जाता है, और जैसे ही हीमोग्लोबिन अंदर जाता है इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। अभी तक तो वाइट थी, और जैसे ही ये बाहर आएगा इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है 120 दिन की, क्योंकि आत्मा निकल गई। अब आत्मा जैसे निकलेगी तो मेरे कहते हैं कि 2 घंटे तक मेरे बाल बढ़ते हैं, 4 घंटे तक मेरे इंटेस्टाइन काम करती है, 3 घंटे तक मेरी आंखें काम करती हैं, 3-4 घंटे तक तो कर तो रही है, लेकिन एक टाइम के बाद सब खत्म होती चली जाएंगी।
है ना। तो जैसे ही इसके अंदर से न्यूक्लियस निकलता है, इसके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं और 120 दिन के टाइम पीरियड शुरू, यानी कि जिस दिन से न्यूक्लियस आरबीसी से बाहर निकला, हीमोग्लोबिन अंदर गई, उसका 120 दिन का टाइम पीरियड शुरू हो गया। समझ आया बात को? तो जैसे ही हीमोग्लोबिन अंदर जाता है, ये रेड कलर की हो जाती है, इससे पहले ये व्हाइट कलर की होती है जब तक इसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना। तो पहले स्टेज में आरबीसी के अंदर, पहले स्टेज में क्या होगा, न्यूक्लियस होता है। जब आरबीसी बनी तब न्यूक्लियस के साथ ही बनती है, नहीं तो बिना न्यूक्लियस के कोई सेल बनी ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा के बिना कोई पैदा हो सकता है, वो डैडी होगा। अगर कोई बच्चा आत्मा के बिना पैदा हो रहा तो वो डैडी होगा ना, तो अगर वो आत्मा के बिना पैदा होगा तो वो डैड होगा। ऐसे ही आरबीसी के अंदर भी आत्मा होती है, जब वो बनती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में आत्मा निकलती है, हीमोग्लोबिन जाता है, उसका 120 दिन का टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जैसे ही हीमोग्लोबिन अंदर जाता है, न्यूक्लियस बाहर आ जाता है। यह प्रोसेस सब की सब बोन मैरो के अंदर हो रही है, यानी कि इसी के अंदर हो रही है, अभी ये सर्कुलेशन में नहीं आई। जैसे ही हीमोग्लोबिन उसके अंदर जाता है, तुरंत आरबीसी ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है, क्योंकि अब उसका 120 दिन का टाइम पीरियड शुरू हो गया, तो अब उसका जो काम है वो काम करेगी। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन अंदर आता है, ब्लड सर्कुलेशन में आरबीसी आ जाती है, आरबीसी आ जाती है, और जैसे ये सर्कुलेशन में आती है, उसके 120 दिन का टाइम पीरियड शुरू, और डिस्ट्रॉय होने के बाद आरबीसी हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। हीम नए आरबीसी बनाने में यूज हो जाता है, जबकि ग्लोबिन नए टिश्यूज और नए सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आरबीसी मैच्योरेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया क्या क्या चीजें चाहिए। विटामिन B12 चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन C चाहिए, और ये सब चीजें हमें कहां से मिलेंगे? दूध पीने से, घी खाने से, पनीर खाने से, मिल्क लेने से, और हरी सब्जियां खाने से ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। अगर हम सिर्फ आरबीसी की बात करें, अगर मैं आरबीसी की बात करूं, अगर मैं केवल आरबीसी की बात करूं, तो इसमें 95% जो है वो सॉलिड पार्ट होता है, यानी कि 95% सॉलिड होगा और केवल 5% लिक्विड होगा, है ना। 95% सॉलिड होता है, 5% लिक्विड होता है, और सॉलिड पार्ट में, इस सॉलिड पार्ट में भी 95% ग्लोबिन है और 4% में आयरन है, और लिक्विड पार्ट में बिलिरुबिन और बिलिरुबिन होता है। ये लिक्विड पार्ट है, इसमें क्या होगा? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन होगा। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन क्या है? जब आरबीसी ब्रेकडाउन प्रोसेस में बिलिरुबिन और बिलिरुबिन निकलता है, बिलिरुबिन आपके मोशन के थ्रू बाहर आ जाता है और बिलिरुबिन आपके ब्लड सर्कुलेशन में किडनी के थ्रू बाहर आ जाता है। बिलिरुबिन का कलर येलो होता है, इसलिए आपके मोशन का कलर येलो होता है। बिलिरुबिन की वजह से आपकी जब आरबीसी टूटती है तो हीमोग्लोबिन टूटता है, उसमें से दो चीजें निकलती हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। जैसे आपने कभी देखा होगा, मैं ऐसे मारूं या ऐसे मारूं, कभी हम स्केल से ऐसे मारते थे, टीचर कभी मारते तो नील पड़ जाता है ना, तो वो बिलिरुबिन की वजह से होता है, क्योंकि वहां पर क्या है? रैप्चर हुई, हमारी सेल टूटती हैं और वो वहां नील पड़ जाता है बिलिरुबिन की वजह से। बिलिरुबिन की वजह, बिलिरुबिन भी बनता है उस दौरान, निकलता है, और लेकिन वो कहां पहुंच जाता है? हमारे मोशन के थ्रू बाहर आता है। हम जो मर्जी खा लें, हमारे मोशन का कलर कैसा निकलता है? ज्यादातर पीला ही निकलता है, तो वो बिलिरुबिन की वजह से निकलता है ना। जब कभी चोट लगती है तो ब्लड से बिलिरुबिन प्रोडक्ट निकलता है और वहां पर नीला पड़ जाता है ना। कई सारे लोगों को हम कहते हैं हल्का सा मारा था मैंने तो यहाँ से नील पड़ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? छुई मुई बोलते हैं ना। ये तो छुई मुई जैसा है, थोड़ा सा हल्का सा मारो और नील पड़ जाता है। तो इस छुई मुई को हम क्या बोलते हैं? पुरपुरा नामक बीमारी बोलते हैं। पुरपुरा नामक बीमारी, कि जब हमने हल्का सा, मैंने यहाँ मारा था और यहाँ नील पड़ गया, हल्का सा मैंने यहाँ मारा था, ये नील पड़ गया, तो ये छुई मुई की जो बीमारी है, इसको हम पुरपुरा नामक बीमारी बोलते हैं। और इसे हम 30 मेडलॉस 6 ADR से क्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, इनकी सेल बहुत कमजोर होती हैं, तो उसकी वजह से ये तुरंत टूट जाती हैं, हल्के से झटके से, हल्की से मार से भी ये टूट जाती है। तो उसके लिए हम 30 मेडलॉस 6 ADR इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए देते हैं। हीमोग्लोबिन एक आदमी के अंदर लगभग
13 से लेकर 16 माना जाता है और फीमेल के अंदर 12 से 14 माना जाता है। 2 पॉइंट हमेशा मेल से कम ही होगा। अगर हम बात करें 13 से 16 तो फीमेल के अंदर 11 से 14 या 12 मान के चलिए कि 11 से 14, मेल के अंदर 13 से 16 और फीमेल के अंदर 11 से 14। ठीक है, तो ये मेल के अंदर फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन अलग अलग होता है। फीमेल के अंदर थोड़ा कम होता है, मेल के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है। न्यूबॉर्न बेबी में जब बच्चा नया पैदा होता है, अभी अभी पैदा होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है। इसी वजह से उसका हीमोग्लोबिन कितना होगा, लगभग 20 के करीब होता है। 20 के करीब। आप देखो माता पिता कैसे भी हों, बच्चा जैसा भी होगा वो जो पैदा होता है तुरंत वाला वो लाल कलर का होता है। तो काले माँ बाप भी खुश हो जाते हैं हमारा बच्चा लाल हुआ है। वो धीरे 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 करके अपने असली रूप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसका हीमोग्लोबिन डाउन होना शुरू हो जाता है ना। तो बच्चे हमेशा जब भी होते हैं वो बिल्कुल एकदम लाल कलर के पैदा होते हैं क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा है और धीरे धीरे उनका हीमोग्लोबिन अपने असली रूप में आता है तो बच्चे का कलर भी चेंज होता चला जाता है ना। तो इस तरीके से आरबीसी के बारे में आपको समझ आ गया होगा। आरबीसी की संख्या कितनी होती है पर 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 40 से 50 होती है। कम जाएगा तो हमें एनीमिया हो सकता है, ज्यादा जाएगा तो ये ब्लड थिक हो सकता है, ब्लड गाढ़ा हो सकता है और गाढ़ा जब हो जाएगा तो उसके घूमने में भी दिक्कत होगी। मतलब उसके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को घूमना है ना। ब्लड को अगर ये गाढ़ा हो जाए तो घूमने में दिक्कत होगी, आर्टरीज के अंदर रुक जाएगा, छोटी छोटी कैपिलरीज में फंस जाएगा तो हर जगह तक ब्लड नहीं पहुंचेगा और उसकी वजह से हमारे सेल डेड होने लग जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो गया। कहते हैं ना मेरा ब्लड गाढ़ा ज्यादा हो गया, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, खून पतला करने के लिए मेडिसिन देते हैं ना। खून पतला करने के लिए मेडिसिन तब भी देते हैं जब हमारा हीमोग्लोबिन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया हो। जब हमारे आरबीसी जरूरत से ज्यादा बढ़े हुए हों तब भी हम खून पतला करने वाली मेडिसिन देते हैं। और ऐसी कंडीशन में न्यूरोथेरेपी क्या करती है, पी हेपरिन का इस्तेमाल करती है ताकि उसमें जो गाढ़ापन है वो खत्म हो जाए, है ना। इसी में हम पढ़ते हैं आज इसके एनीमिया के बारे में। एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं कि कितने प्रकार का एनीमिया हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि आरबीसी के बनने के लिए आयरन की जरूरत है। मैंने भी आपको बताया कि आरबीसी के बनने के लिए आयरन की जरूरत है। आयरन अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आरबीसी की संख्या या उसका शेप, उसकी जो साइज है वो गड़बड़ हो सकती है। तो आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया को हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सीधा सिंपल है, आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया को हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यह आयरन की कमी से होता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आपके आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करती है। अल्टीमेटली आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो कहां एब्जॉर्ब होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपके आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करती और जिससे कि आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी होती चली जाती है और आरबीसी का साइज गड़बड़ हो जाता है और इसको हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना। यह मोस्टली प्रेगनेंसी में हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत सरकार या राज्य सरकारें प्रेगनेंसी में यानी कि गर्भवती महिलाओं को आयरन की फ्री मेडिसिन देती हैं। घर घर जाकर जो कर्मचारी होते हैं वहां पर आया होती हैं, वो घर घर जाकर एमसीडी की जो कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर आयरन की विटामिन की गोलियां बांटती हैं कि प्रेगनेंसी में आयरन की डेफिशिएंसी होना स्वाभाविक है क्योंकि वहां पर 2 लोग आयरन को ले रहे हैं, एक माँ और एक बच्चा ले रहे हैं, तो इसलिए उस समय पर होने के चांसेस हैं। लैक्टेशन पीरियड के दौरान भी आयरन कम हो सकता है। लैक्टेशन पीरियड मतलब जब माँ बच्चे को दूध पिलाने वाला जो पीरियड है, क्योंकि 6 महीने तक तो उस बच्चे को दूध माँ का ही चाहिए। कहते हैं 6 महीने तक दूध माँ का होना चाहिए, वही उसकी औषधि है, वही उसकी दवा है, वही उसका सारा का सारा आहार है। तो उस समय पर भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। तो इसकी वजह से जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आरबीसी कमजोर हो जाते हैं और उस समय पर उनका जो साइज है वो एबनॉर्मल हो जाता है और इसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के तौर पर जानते हैं। ठीक है। दूसरा एनीमिया है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में आपका मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आप किसी मेडिसिन को ले रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी डोज है या किसी मेडिसिन ने साइड इफेक्ट करे और इस समय पर आपके सेल डेड होने लग जाते हैं। बहुत सारी बीमारियों में आपने सुना होगा
कि इसका तो खून का पानी बन रहा है, खून का पानी बन रहा है, आम भाषा में हम बोल देते हैं। तो यानी कि उसने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जिसके साइड इफेक्ट से उसके ब्लड टूट रहा है, यानी कि आरबीसी टूट रहे हैं और खून का पानी बन रहा है ना। अगर ब्लड सेल जरूरत से ज्यादा डैमेज होने लग जाएं तो उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। यह कंडीशन इन्फेक्शन या मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकती है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण एनीमिया है जिसको हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता और इसके कारण हो सकते हैं मेडिसिन के साइड इफेक्ट या बार बार एक्सरे कराने पर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे हिप जॉइंट से सबसे ज्यादा आरबीसी बनते हैं। अगर मान लीजिए मुझे हिप जॉइंट पे चोट लग गई या यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया तो मुझे बार बार एक्सरे कराना पड़ेगा, या मैं बार बार मैं देखता हूँ हर महीने, मैं थोड़ा संकी दिमाग का हूँ, मैं हर 15 दिन बाद एक्सरे के रूम में चला जाता हूँ, डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, डॉक्टर साहब ये ठीक हुआ नहीं हुआ, एक बार एक्सरे करके देख लो। तो मैं अगर हर 15 दिन बाद इसका एक्सरे कराऊंगा तो एक्सरे की जो रेज है वो बहुत साइड इफेक्ट होती है ना, उसकी वजह से मेरा हीमोग्लोबिन जो बोन मैरो का अंदर का पार्ट है, बोन मैरो है जो है वो डैमेज हो जाता है और वहां पर आरबीसी बनना बंद हो जाती है। तो जब आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। आपने देखा होगा एक्सरे वाले रूमों में, एक्सरे के जहां पर भी एक्सरे होते हैं वहां पर बाहर साफ साफ लिखा होता है गर्भवती महिलाएं इस कमरे से दूर रहें, गर्भवती महिलाएं इस कमरे से दूर रहें, क्योंकि वो उस कमरे के अंदर एक्सरे मशीन है और वहां से जो रेज प्रोड्यूस होती हैं उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपके बच्चे पर भी हो सकते हैं। तो कभी भी गर्भवती महिला का एक्सरे नहीं होता, अल्ट्रासाउंड होता है। एक्सरे नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड होता है। तो एक्सरे की वजह से भी आपके बोन्स डैमेज हो सकते हैं। बार बार एक्सरे आप करा रहे हैं तो आपका बोन मैरो डैमेज हो जाएगा और आपके आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगा और उसकी वजह से आपको कौन सा एनीमिया होगा, एप्लास्टिक एनीमिया होगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें ब्लड में मेगालोब्लास्ट पाए जाते हैं और यह फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो जाता है। यानी कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया को हम क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो जब हम फॉलिक एसिड नहीं खा रहे हैं, हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, तो उस समय पर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है और उसकी वजह से अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, आपका स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, होल इन हार्ट हो सकता है, कोई ऑर्गन अनडेवलप्ड हो सकता है, मसल्स अनडेवलप्ड हो सकती हैं। तो ये सब हो सकती हैं फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। एक प्रकार का एनीमिया होता है जिसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या होगा, यह हीमोग्लोबिन की कमी से होता है जिसके कारण मेन कॉर्पस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर कितनी आरबीसी होनी चाहिए, 40 से 50 लाख आरबीसी होनी चाहिए। अब वो 40 से 50 लाख आरबीसी तो हैं, लेकिन जब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो वो किस काम की हैं। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। उसमें क्या है, सेल तो है, आरबीसी तो है। जैसे मैंने कहा कि आरबीसी तो पहले बनती है, हीमोग्लोबिन तो बाद में जाता है। अगर मान लीजिए ये सेल ही ब्लड सर्कुलेशन में आ जाए हीमोग्लोबिन के पहुंचने से पहले, तो ये इनमैच्योर आरबीसी होंगी, है ना, डिफेक्टेड आरबीसी होंगी, क्योंकि इनके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है ही नहीं। तो उस समय पर कौन सा एनीमिया हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया, है ना। एक्लोहाइड्रिक एनीमिया, जब गैस्ट्रिक जूस की कमी से यानी कि HCl की कमी के कारण आरबीसी डेवलप नहीं हो पाती। हमारे प्रोटीन को कौन पचाता है, HCl पचाता है। कैसे पचाता है, जब हमारा HCl जितना स्ट्रांग होगा हमारा पेप्सिन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन बनेगा, वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा और जब प्रोटीन बनेगी तो हमारा हीमोग्लोबिन भी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि उसका ग्लोबिन पार्ट जो है वो प्रोटीन का है ना। हीम तो चलो आयरन है, ग्लोबिन पार्ट तो प्रोटीन का है। जब प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होगी तो फिर आरबीसी भी मैच्योर नहीं होंगी, प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगी और उस समय पर उसको हम बोलते हैं एक्लोहाइड्रिक एनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ HCl। हमारी प्रोटीन अनडाइजेस्ट रह जाती हैं, प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट होती और वहां पर ग्लोबिन नहीं मिलता और ग्लोबिन की डेफिशिएंसी से एक्लोहाइड्रिक एनीमिया हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है जब हम ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते। मैंने आपको बताया था कि विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन है
है ना। और हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि इस विटामिन B12 की रक्षा के लिए भगवान ने एक अलग से इंट्रिंसिक फैक्टर बनाया है। इंट्रिंसिक फैक्टर का कोई काम मैंने बताया ही नहीं, केवल यही बताया कि इसका काम केवल इतना है कि ये विटामिन B12 को कवर करता है, HCl से बचाता है, ताकि HCl इस विटामिन B12 को खराब ना कर दे, जला ना दे, और तब तक इसकी रक्षा करता है जब तक ये इलियम सिकल वाल के पास जाकर ये एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर का काम केवल इतना था कि विटामिन B12 को बचाना, और विटामिन B12 को बचाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है तो आपकी जीभ काली काली हो सकती है, जीभ के ऊपर काले काले डॉट हो सकते हैं, हाथ की उंगलियों के पीछे वाले जॉइंट के काले काले हो सकते हैं, यहां कालापन आ सकता है जॉइंटों के बीच में। 19-20 तो कालापन चलेगा, लेकिन ये 19 और 21 नहीं चलेगा कि ये जॉइंट बहुत ज्यादा काले हैं, तो इसका मतलब 101% आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। आपकी आंखों के नीचे काली झाइयां पड़ सकती हैं, चेहरे पर कालापन आ सकता है, हाथ पर सुन्न हो सकते हैं, आप जैसे सिर के नीचे 2 मिनट ऐसे लगाते हैं ये सुन्न हो जाता है, ये नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। आलती पालती मारकर बैठते हैं, पैर सुन्न हो जाते हैं, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। पहले ग्रा हो जाता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, जवान पर कालापन आ जाता है, काले काले डॉट आ जाते हैं, काली जवान हो जाती है। तो इस तरीके से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एक एनीमिया होता है, क्योंकि आरबीसी के तैयार होने में विटामिन B12 का रोल है। तो आरबीसी प्रॉपर तब बनेगी जब उसे विटामिन B12 भी मिलेगा, नहीं तो कौन सा एनीमिया हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। इसी प्रकार से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब कि हमारी जो मशीनरी है वो खराब हो जाए, जैसे ये ढक्कन कहीं एक मशीन में बन रहा है, ये पेन एक मशीन में बन रहा है। अगर ये ढक्कन और ये पेन आपस में मिलते हैं तो ये सेट है। अब मान लीजिए ये ढक्कन का साइज बड़ा हो जाए तो इसके अंदर जाएगा तो सही, लेकिन ये इतना टाइट नहीं होगा, वो उसमें से निकल जाएगा, है ना। तो ऐसा ही कुछ होता है आरबीसी के साथ भी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो रास्ते बने हुए हैं, अब मान लीजिए कोई गली का रास्ता इतना चौड़ा है, उसमें कोई इतनी बड़ी गाड़ी ला सकता है क्या, नहीं ला सकता ना, उसमें इतनी बड़ी तो ला सकता है। अगर कोई रास्ता इतना बड़ा है और उससे बड़ा साइज का गाड़ी आ जाए तो फंस जाएगी उसके अंदर। ऐसा ही होता है जब हमारे आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है। आरबीसी का साइज जब बड़ा हो जाता है तो सर्कुलेशन जाम हो जाता है, और उस सर्कुलेशन जाम होने की वजह क्या बनी, आरबीसी का साइज बड़ा होना, यानी कि इस मैन्युफैक्चरिंग मशीन में गड़बड़ी आ गई। तो मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट होता है, यानी कि जेनेटिकल डिफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं जेनेटिक बीमारी। तो उस समय पर जो एनीमिया होगा वो होगा मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक का मतलब बड़ा साइज का एनीमिया मतलब आरबीसी जो है बड़े साइज की हो जाती हैं, और उस समय पर वो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत करती हैं, तो उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और इसी प्रकार से इसका ठीक उल्टा होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया का मैंने आपको बताया कि आरबीसी बहुत सारी चीजों को लेकर चलती है। आरबीसी एक लेकर चलती है, जैसे अगर मैं इतना बड़ा हूं तो मैं 10-20 केजी लेके जा सकता हूं, लेकिन अगर छोटे बच्चे को 10-20 केजी दे दो तो ले जा पाएगा, नहीं लेके जा पाएगा ना। तो एक नॉर्मल जो साइज है आरबीसी का वो सब चीजों को लेके चलता है, हार्मोन्स को, विटामिन को, एंटीबॉडीज को, सब चीजों को लेके चल रही हैं। लेकिन छोटे साइज की जो आरबीसी होती हैं वो आगे फॉरवर्ड करने में दिक्कत होती है, वो चीजों को कैरी ऑन नहीं कर पाती हैं, ऑक्सीजन को भी नहीं लेके जा पाती हैं। तो छोटे साइज की वजह से एक प्रकार का एनीमिया हो जाता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया जब आरबीसी का साइज नॉर्मल से कम हो जाए, जब आरबीसी का साइज नॉर्मल से छोटा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जब आरबीसी का साइज जरूरत से छोटा हो जाए। एक और होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में इसमें आरबीसी का साइज अर्धचंद्राकार हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया आरबीसी कैसी दिखती है, हमारी सर्कुलर डिस्क की तरह दिखती है, यही बताया ना। अब जो सिकल सेल एनीमिया में ऐसी हो जाती है आरबीसी, डिफेक्टेड पीस हो जाती हैं ऐसे। ये क्या है, अर्धचंद्राकार, आधा चंद्रमा है ना, ये ऐसे निकलता चंदा मामा। तो अर्धचंद्राकार जब आरबीसी के साइज हो जाता है ना, अर्धचंद्राकार हो जाता है, तो उस हाफ मून शेप, जब आरबीसी का साइज हाफ मून शेप में हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और ये जेनेटिक बीमारी है, ऐसे बच्चे बहुत लंबे समय तक जीते नहीं हैं, क्योंकि
बीमार खुद आरबीसी जब बीमार है तो वो हमें कैसे स्वस्थ रख सकती है? तो डिफेक्टेड आरबीसी बन जाती हैं और इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इसमें हमारी आरबीसी का साइज अर्धचंद्राकार हाफ मून शेप में होता है। इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बोल सकते हैं। यानी कि जिस मशीन से आरबीसी बननी थी वो मशीन ही खराब हो गई है और आरबीसी प्रॉपर तरीके से बन नहीं रही है। बहुत सारे लोग इस सिकल सेल एनीमिया की वजह से हमारे देश में हजारों की संख्या में हर साल मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, लास्ट है हमारा सेप्टिक एनीमिया। सेप्टिक एनीमिया का मतलब है कि जब हमारे ब्लड के अंदर इंफेक्शन बहुत तगड़ा हो जाए, ब्लड के अंदर कोई इंफेक्शन आया और वो इतना ज्यादा हो गया कि उसने हमारी आरबीसी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उस प्रकार के एनीमिया, क्योंकि ब्लड की कमी उस समय पर भी हो गई, तो उस सीवियर इन्फेक्शन की वजह से हमारी आरबीसी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं और उस इन्फेक्शन की वजह से जो एनीमिया आता है उसे हम बोलते हैं सेप्टिक एनीमिया। सेप्टिक एनीमिया बोलते हैं कि जब सीवियर इन्फेक्शन हमारे ब्लड में आ जाता है। आपका एक पहचान होती है इसकी, हम कैसे देखें कि हमारे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है? ब्लड के अंदर ESR टेस्ट कराते हैं हम। ESR जिसकी नॉर्मल वैल्यू 0 से लेकर 20 तक होती है। ESR की वैल्यू 0 से लेकर 20 तक होती है। इसका मतलब ये ESR का बढ़ने का मतलब है कि हमारी आरबीसी डेड हो रही है, मर रही है। अगर ये 50 से 60 पहुंच जाए, 100 पहुंच जाए, 150 पहुंच जाए ESR, इसका मतलब हमारा ब्लड इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन बहुत तगड़ा है। इसीलिए इन्फेक्शन को देखने के लिए हम ESR टेस्ट कराते हैं। ब्लड इन्फेक्शन को देखना है कि ब्लड में इन्फेक्शन है या नहीं है, तो हमें क्या कराना चाहिए? डायरेक्ट ESR टेस्ट करना चाहिए। एरिथ्रोसाइट सिगमेंटेशन रेट बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट सिगमेंटेशन रेट का मतलब एक छोटा सा सिंपल सा आपको समझा देता हूं। जैसे एक गिलास लिया, उदाहरण समझा रहा हूं, ऐसे नहीं चेक करते। एक गिलास लेते हैं, उसके अंदर ब्लड डालते हैं, ब्लड की 10-15 बूंदे डालें, तो उसमें ये देखते हैं अगर ये ब्लड की जो हमारा ब्लड की सेल है तरोताजा हैं, अच्छी हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो ये ऊपर ही तैरती रहेंगी, ऊपर तैरती रहेंगी। अगर ये बीमार है सेल, कुछ में बीमारी है, तो ये क्या करेंगे? नीचे बैठ जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। तो ये नीचे जो जितनी जल्दी बैठ गई, इस अंदाजे से लगाया जाता है कि ये ब्लड हमारा इन्फेक्टेड है, यानी कि ये बीमार ब्लड है। तो इसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सिगमेंटेशन रेट। कि एरिथ्रोसाइट का मतलब मैंने क्या बताया था? एरिथ्रोसाइट आरबीसी, यहां पर बताया था एरिथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी कितनी गति से नीचे बैठ रही है, कितनी गति से। 1 मिनट में कितनी बैठी? 20 है। तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो बीमार हो सकती हैं। 1 मिनट में वो 200 बैठ गई नीचे, तो यानी कि 200 बीमार है तभी तो बैठी नीचे। यानी कि अगर 1 मिनट में 200 आ गया ESR, इसका मतलब तगड़ा इन्फेक्शन है। अगर ये 600 हो जाए तो यानी बहुत तगड़ा इन्फेक्शन है। तो ESR से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा इन्फेक्शन कितना तगड़ा है ना। 10-15 तक तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बीमार होंगी, चल जाएगा। लेकिन अगर ये 50, 150, 100 पहुंच जाए तो इसका मतलब हमारा ब्लड इन्फेक्टेड है, और इसी को हम बोलते हैं सेप्टिक एनीमिया, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से होने वाला एनीमिया। और इसको हम पता लगाते हैं किससे? ESR से पता लगा सकते हैं। किसी को भी अपना अगर इन्फेक्शन चेक कराना हो ब्लड का, तो आप ESR टेस्ट करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन है या नहीं है। अब वो किस वजह से है, ये एक अलग कारण हो सकता है कि भी ब्लड में इन्फेक्शन है तो किस वजह से है, कौन सा वायरस है, कौन सा क्या है, ये टाइप अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें इन्फेक्शन पता लग जाएगा हमारे ESR के टेस्ट से। ठीक है, तो यहां तक हमने आरबीसी पढ़ा, आरबीसी के बारे में पढ़ा, आरबीसी की वजह से कम होने वाले के कारण जो एनीमिया होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है।